नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इस 50 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते भी चलिएगा, जिससे कि ये सारा प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाए। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा। फर्स्ट नंबर सवाल आपके फोन के स्क्रीन पर ये रहा, तो बता दो, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। जब किसी भी वस्तु को चार्ज किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। तो ये बढ़ भी सकता है या फिर घट भी सकता है, इसीलिए करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो सारे बच्चे याद रखिएगा, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। चलिए फिर दूसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। मात्र 50 ऑब्जेक्टिव है, सारे बच्चे हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे। दूसरा नंबर सवाल भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बता दो, डीवाई मात्रक है। डीवाई जो मात्रक है ये किसका है, बता दो, आवेश का है, विभव का है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का है, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा पार्टी मैंने बताया था कि डीवाई जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसे हम लोग पी द्वारा डिनोट करते हैं, यानी कि पी बराबर जो फॉर्मूला होता है वो हमारा Q इंटू एल होता है। Q क्या है तो चार्ज का क्या होता है तो कूलम होता है। एल क्या है तो लंबाई है, तो गुना में मीटर हो जाएगा, यानी कि कूलम इंटू मीटर भी होता है और कौन सा तो ये डीवाई भी होता है। इसलिए करेक्ट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लो। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का डीवाई भी मात्रक है और कूलम इंटू मीटर भी है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है तो कूलम मीटर, और कौन सा तो डीवाई लगा दीजिएगा तो सही हो जाएगा। चलिए फिर तीसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। विद्युत आवेश का क्वांटम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में क्या होता है। विद्युत आवेश का क्वांटम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में आपसे पूछा गया है। 3 का सही जवाब सभी बच्चे फटाफट से लगा दो चैट सेक्शन में, तो वो हमारा होता है 4.78 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ये होगा। 3 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। ओके जी, चलिए फोर्थ नंबर सवाल को देखते हैं, हमारे सामने प्रस्तुत है। फोर्थ नंबर सवाल बता दो क्या होगा। स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल किस नियम से दिया जाता है। स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला जो नियम है वो किस नियम से दिया जाता है, बता दो कौन सा होगा इसका राइट आंसर। तो यह दिया गया कूलम के नियम से, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बच्चों ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए फिफ्थ नंबर सवाल को देखते हैं, हमारे सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि जब किसी वस्तु को हम लोग ऋणावेशित करते हैं, ऋणावेशित बच्चा पार्टी समझो अच्छे से, ऋणावेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। ऋणावेश मतलब क्या होगा, इससे निकलना होता है, किसी को देना होता है तो ऋणावेशित होता है, तो कौन सा होगा, बढ़ता है। ऋणावेशित हो रहा है तो बढ़ेगा द्रव्यमान। अगर धनावेशित होता तो घटता लगाते, लेकिन अगर ऋणावेशित हो रहा है तो ये क्या होगा तो बढ़ेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 का करेक्ट आंसर बी सही है। ओके चलिए 6 नंबर सवाल को देखते हैं, हमारे सामने लगाते चलो आंसर को। देखो ये क्या कर रहा है, 6 नंबर सवाल देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बता दो बच्चा पार्टी इसका राइट आंसर क्या होगा। एक समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच अभ्रक की एक पतली प्लेट को रख देने पर उसकी धारिता क्या होती है। ये सीधे रूप से बढ़ती है। बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा मापा जाता है, क्या मापा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा, बता दो। सभी बच्चे लगाएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा हम लोग क्या मापते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर ईवी भी लिखा रह सकता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये ऊर्जा को मापा जाता है, राइट आंसर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आवेश को कौन सा, आवेश का तो कूलम होता है, विभवांतर का विद्युत वोल्ट होता है, धारा का एम्पियर होता है, तो राइट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर सवाल देखिए, पृथ्वी की धारिता लगभग कितनी होती है। पृथ्वी की जो धारिता होती है 711 माइक्रोफैराड होती है। बच्चा पार्टी कौन सा सही जवाब है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। पृथ्वी की धारिता लगभग 711 माइक्रोफैराड होती है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए फिर 9 नंबर सवाल को देखिए, आपके सामने ये रहा, बता दो, व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है किसका। व्हीटस्टोन सेतु से किसका तुलना करता है, प्रतिरोध का, धाराओं का, विभवांतरों का, या फिर सभी का। ये करता है प्रतिरोधों का, करेक्ट आंसर होगा। रेजिस्टेंस का होता है, इसलिए सारे के सारे बच्चे इसको याद रखेंगे। ओके जी, चलिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं, हमारे सामने आ चुका है। अच्छे से आप लोग समझते चलो और लगाते चलो। देखो समझे हुए चीज को आप लोग बहुत दिन तक याद रख सकते हो, लेकिन रट्टा मारने से क्या होगा कि कम से कम समय में आप लोग भूल जाओगे उसे, तो इसीलिए रट्टा नहीं मारना है, सारी चीजों को समझते हुए चलना है। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, विद्युत धारा मतलब चार्ज के सतत प्रवाह को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा बोलते हैं। तो देख लो
हमारा तो 1 एम्पियर सही है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। लेकिन एक चीज को और भी आप लोग याद रखोगे कि एम्पियर बराबर एक फॉर्मूला होता है। एम्पियर बराबर सर क्या फॉर्मूला होता है? तो आवेश बटा में क्या होता है? आवेश बटा में हमारा समय होता है। तो आवेश बटा में कौन सा लिखोगे? आवेश बटा में समय का सेकंड लिखते हैं, यानी कि सी एस इनवर्स भी होता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है सी एस इनवर्स। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, एम्पियर या फिर कूलम पर सेकंड, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी, क्योंकि चार्ज बटा में टाइम होता है, तो इसको ध्यान में रखोगे आप लोग। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर सवाल देखिए क्या करें। विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है कि विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है, यानी कि समेशन आई बराबर जो होता है वो हमेशा 0 होता है। तो राइट आंसर कौन सा? ए होगा। 11 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों, ध्यान में रखिएगा आप लोगों के। चलिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है, इसलिए दोनों बच्चों के लिए है, इसलिए घबराना नहीं है। सारे बच्चे आप लोग आंसर को लगाते चलना, आंसर लगाने से आपको क्लास में याद होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर सवाल है, विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता को जो ऐसा ही मात्रक होता है वो हमारा कौन सा होता है? तो वो हमारा होता है ओम मीटर। क्या होता है? तो बच्चा पार्टी लगा लो, ये हमारा कौन सा होता है? तो ओम मीटर होता है, ध्यान में रखिएगा कौन सा, या फिर इसका सिंबल ऐसे भी होता है ओम मीटर। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया बच्चों, ऑप्शन नंबर ए लगा लो आप लोग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर सवाल देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? 13 नंबर सवाल का जवाब सभी बच्चे बता दो। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? यह क्या था? ऑस्ट्रिड साहब ने। तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी होगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की जो खोज की थी वो किसने किया था? तो ऑस्ट्रिड साहब ने। देखो, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर्ड बाय ऑस्ट्रिड। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सामने रहा, बता दो क्या होगा 14 नंबर सवाल का जवाब। निम्नलिखित में किन की चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक जो होती है वो होती है लौह चुंबकीय पदार्थ की। राइट आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। और सबसे कम जो होता है वो प्रति चुंबकीय पदार्थ का होता है, इसको भी आप लोग याद रखोगे। चलिए 15 नंबर सवाल को देखते हैं। हमारे सामने आ चुका है, बता दो कूलम्ब बल क्या है? कूलम्ब बल हमेशा से आपके बोर्ड एग्जाम में ये सवाल पूछते आया है, तो बता दो कूलम्ब बल कैसा बल होता है? तो ये होता है केंद्रीय बल भी होता है, विद्युत बल भी होता है। तो बच्चा पार्टी कौन सा लगाओगे? ऑप्शन नंबर सी होगा। कूलम्ब बल जो होता है ये सेंट्रल फोर्स भी होता है और इलेक्ट्रिकल फोर्स दोनों होता है, इसलिए बहुत सारे करेक्ट आंसर सी होगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर सवाल देखिए, अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है किसका? सबसे अधिक जो अपवर्तनांक होता है वो हमारा हीरा का होता है। हीरा का। आप पूछोगे सर ये होता कितना है? तो 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से अधिक होता है, याद रखिएगा। और इसका जो मान होता है वो होता है 2.42। ओके जी, चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए बच्चा पार्टी इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर सवाल है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 18 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग। 18 नंबर सवाल देखिए क्या करें। विभव प्रवणता बराबर क्या होता है? ई बराबर माइनस डीबी अपॉन में डीएक्स। ई बराबर कितना बार बता चुका? ई बराबर माइनस डीबी अपॉन में डीएक्स कितना बार बताया भाई? बता दो कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया डीबी अपॉन डीएक्स विभव प्रवणता है। ऑप्शन नंबर सी लगा लो। 18 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 19 नंबर सवाल देखिए क्या करा, आपके सामने रहा। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 वोल्ट विद्युत विभव पूछा गया आप लोगों से, बता दो 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? तो V बराबर हमारा हम लोगों का फॉर्मूला होता है W अपॉन में Q। W का हो जाएगा जूल हो जाएगा, और चार्ज है तो कूलम हो जाएगा, यानी कि जूल प्रति कूलम। ये तो हमारा मात्रक निकल के आया। यहाँ पूछा गया 1 वोल्ट, यानी कि 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति में कौन सा? कूलम। तो लगा लो कौन सा ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर बी में दे दिया गया है, तो लगा लो। इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि V बराबर W अपॉन Q होता है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है बच्चों, इसीलिए याद रखिएगा। चलिए फिर 20 नंबर सवाल को देखते हैं। हमारे सामने प्रस्तुत है 20 नंबर सवाल, बता दो। ये रहा आपके सामने, बता दो 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता क्या है? तो C है, और श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो उसकी तुल्य धारिता क्या होगी? C बटा में 3 होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग बना सकते हो। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 1D ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है? 21 का सही जवाब सभी बच्चे बता दो चैट सेक्शन में। 1D ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है उच्च वोल्टता को, उच्च वोल्टता को उत्पन्न करती है, इसीलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि हाई वोल्टेज उत्पन्न करता है। चलिए 22 नंबर सवाल को देखिए बच्चा पार्टी। सारे प्रश्नों को आप लोग समझते चलो और क्लास को भी लाइक करते चलो। बच्चा पार्टी भूल जाती हो आप लोग क्लास को लाइक करने के लिए। एक बार सभी बच्चे जो है पहले क्लास को लाइक कर लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो पीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध, ये कार्बन प्रतिरोध नाम से हम लोगों को बहुत
आसान है। देखो मैंने ट्रिक बता दिया है कि ऐसा वाला अगर आए तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, मतलब नहीं छूटेगा। देखो बीबी किसके लिए रो रही थी, बीबी रोए जीबी, बीबी किसके लिए, तो जीबी के लिए रो रही थी। यहां से 0 1 2 3 4 5 और 6 लगा लो। अब देखो ब्लैक के लिए हमारा क्या है, तो 0 है, ब्राउन के लिए 1 है, रेड के लिए 2 है, ऑरेंज के लिए 3 है, येलो के लिए 4 है, ग्रीन के लिए कौन सा 5 है और ब्लू के लिए 6 है। तो देख लो बच्चा पार्टी किसके लिए, पीला यानी कि येलो के लिए पूछा गया है। तो देख लो 4 है कि नहीं, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि नहीं, लगा लो। 22 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके चलिए 23 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है। बहुत आसान है, एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक होता है, चार्ज का मात्रक होता है। राइट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 24 नंबर सवाल को देखते हैं। 24 नंबर सवाल क्या कह रहा है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। बच्चा पार्टी सबको पता होगा कि जब किसी भी वस्तु को हम देखते हैं तो वो जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारे आंख के रेटिना पर बनता है, लेकिन उस पर बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है ये पूछा गया है। ये वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। करेक्ट आंसर बी होगा। सारे के सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा। चलिए फिर 25 नंबर सवाल को देखिए, आपके सामने आ चुका है 25 नंबर सवाल। बता दो निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है। इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वो हमारा होता है डिफ्रेक्शन ऑफ कौन सा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। याद रखिएगा डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट के द्वारा होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए फिर 26 नंबर सवाल को देखते हैं, हमारे सामने आ चुका है। बता दो 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की क्षमता की फोकस दूरी कितनी होती है। बहुत ही आसान है, हम लोगों ने तो फॉर्मूला पढ़ा है कि P बराबर 1 बटा में फोकस दूरी होता है। हमें यहाँ देखो P कितना, तो 4 दिया गया, तो 4 बराबर 1 बटा में F होगा। फोकस दूरी निकालना है तो 4 F बराबर में 1 बटा में 4 होगा। अगर 1 में 4 से भागा देंगे तो 0.25 होगा कि नहीं, मीटर में होगा कि नहीं, करेक्ट आंसर ये होगा। ये मीटर वाले के लिए फॉर्मूला है, अगर सेंटीमीटर वाले के लिए फॉर्मूला होता है तो वो हमारा अलग होता है। P बराबर 100 बटा में फोकस दूरी होता है, ये सेंटीमीटर के लिए है बच्चा पार्टी, इसको याद रखिएगा। और ये अगर हम लगाए तो इससे मान नहीं निकलेगा, इसलिए मीटर वाले से निकला, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल देखिए, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर फॉर्मूला निकालना है तो A माइनस जेड होता है, A माइनस जेड होता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। A क्या है तो द्रव्यमान संख्या है और जेड क्या है तो परमाणु संख्या है, तो सभी बच्चे को पता होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यानी कि n बराबर a माइनस जेड होता है। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए, लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है। लेंज का नियम ऊर्जा, कितना बार बताया हूं, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, राइट आंसर सी होगा। चलिए फिर 29 नंबर सवाल को देखते हैं, हमारे सामने आ चुका है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपण में किया गया कार्य क्या होता है। W बराबर mb1 माइनस कोस थीटा, फॉर्मूला है ऑप्शन सी लगा लो। W बराबर mb1 माइनस कौन सा, तो कोस थीटा होता है, राइट आंसर सी होगा। चलिए फिर 30 नंबर सवाल को देखते हैं, हमारे सामने आ चुका है, वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का सही मात्रक क्या होता है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि परावैद्युत सामर्थ्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है बच्चा पार्टी। अगर इसका मान पूछे आपसे तो मान कितना होता है, 3 गुना 10 पर पावर 6 होता है, राइट आंसर ए होगा। तो सारे बच्चे क्या करोगे, याद रखोगे, और इसका मात्रक देखो वोल्ट पर मीटर दे दिया गया। चलिए फिर 31 नंबर सवाल को देखते हैं, हमारे सामने आ चुका है, दाता अपद्रव्य परमाणुओं की संयोजकता कितनी होती है। दाता अपद्रव्य परमाणुओं की संयोजकता जो होती है वो 5 होती है, राइट आंसर सी होगा। चलिए फिर 32 नंबर सवाल को देखते हैं, हमारे सामने आ चुका है, बता दो मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है। मूल गेट यानी कि बेसिक गेट आपसे पूछा गया, देखो यहाँ बेसिक गेट जैसे ही पूछा, ये हमारा होता है एंड होता है और नोट होता है, बस इतना होता है। इसी से हमारा सारा गेट बनता है, एंड से हमारा नेंड बन जाता है, और से हमारा नोड बन जाता है, इसी से सारा गेट बनता है, इसलिए करेक्ट आंसर ये होगा, एंड और नोट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए फिर 33 नंबर सवाल देखिए, क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सही है। क्षीणता को मापने के लिए डेसिबल का यूज होता है, सही जवाब ए होगा। चलिए फिर 34 नंबर सवाल देखिए बच्चा पार्टी, ये रहा, बता दो मॉड्यूलन कितने प्रकार का होता है। मॉड्यूलन हमारा 3 प्रकार का होता है। आप पूछोगे सर कौन कौन होता है, वो बता देते तो बहुत अच्छा होता है। तो मॉड्यूलन हमारा 3 प्रकार का, एक होता है आयाम मॉड्यूलन, दूसरा होता है आवृत्ति मॉड्यूलन और तीसरा होता है कला मॉड्यूलन। बस 3 हुआ कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी लगा लो आप लोग। चलिए फिर 35 नंबर सवाल को देखिए, आपके सामने ये रहा, बता दो निम्न में कौन सी युक्ति सूचना संकेत को समतुल्य विद्युतीय संकेत में परिवर्तित करती है। बहुत ही आसान है, निम्न में कौन सी युक्ति संकेत है जो समतुल्य विद्युतीय संकेत को परिवर्तित करती है, किस में, तो विद्युतीय संकेत में। बता दो क्या होगा 35 का राइट आंसर, तो यह हमारा कौन सा होगा, ट्रांसड्यूसर होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए फिर
अगले प्रश्न को देखते हैं। 36 नंबर सवाल है, डायोड का उपयोग करते हैं रेक्टिफायर की तरह, डायोड का उपयोग करते हैं रेक्टिफायर की तरह, तो डी ऑप्शन वाला जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर 37 नंबर सवाल को देखते हैं, हमारे सामने आ चुका है। बता दो निम्न में से कौन सार्वत्रिक लॉजिक गेट है, बता दो निम्न में कौन सा है जो सार्वत्रिक लॉजिक गेट, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिवर्सल लॉजिक गेट, कौन सा होगा, तो ये हमारा नैंड होता है। नैंड गेट जो होता है ये सार्वत्रिक लॉजिक गेट कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 38 नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है। बच्चा पार्टी लगा दो, क्या होगा इसका सही जवाब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो किसी अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या है, तो इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें यदि मिलाई जाने वाली अशुद्धि क्या होगी, जो ये आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपको मैंने बताया था कि हमारा एन टाइप विद्युत बहुसंख्यक आवेश जो होता है, एन टाइप के लिए अगर पूछे, एन टाइप अगर आपसे पूछा गया हो तो एन टाइप क्या होता है, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी, तो इलेक्ट्रॉन होता है। और पी टाइप मैंने बताया था, पी टाइप भी मैंने बताया था बच्चों, तो याद है तो बता दो पी टाइप कौन सा होता है, तो होल यानी कि छिद्र होता है। यहाँ पूछा क्या गया, किसी अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये कंफर्म कर दिया गया कि यह एन टाइप ही होगा। अब मैंने बताया था कि एन टाइप में मिलाया गया जो अपद्रव्य होता है वो कौन सा होता है। पहले तो एक होता है पी टाइप में मिलाने वाला, पी टाइप में पंच संयोजक नहीं त्रिसंयोजक यानी कि ट्राइवैलेंट को मिलाते हैं। पी टाइप के लिए कौन सा त्रिसंयोजक मिलाते हैं, पी टाइप में त्रिसंयोजक को मिलाते हैं। और एन टाइप में क्या मिलाते हैं, तो पंच संयोजक मिलाते हैं। बच्चों अच्छे से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे घुमा फिरा के प्रश्न आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। देखो पी टाइप में त्रिसंयोजक को मिलाते हैं और एन टाइप में किसमें, तो पंच संयोजक को मिलाते हैं। अब देख लो यहाँ एन टाइप में पूछा गया है, तो एन टाइप में कौन सा पंच संयोजी मिलाएंगे कि नहीं बच्चा पार्टी, ऑप्शन नंबर डी लगा लो आप लोग, बिल्कुल सही जवाब है। अच्छे से समझ लो, देखो यहाँ पे समझा भी दिया गया है। एन टाइप हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, पी टाइप होल होता है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा गया, एन टाइप के बारे में पूछा, तो एन टाइप में क्या, तो पंच संयोजक को मिलाते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 39 नंबर सवाल को देखते हैं, हमारे सामने आ चुका है। अर्धचालक में विद्युत चालकता का क्या कारण होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्षेत्र और होल इलेक्ट्रॉन दोनों होता है, इसलिए करेक्ट आंसर सी होगा। इसमें दोनों होता है, इसलिए सारे बच्चे याद रखिएगा। जैसे पी टाइप में पूछे तो इलेक्ट्रॉन हम होल नहीं बोल सकते, होता दोनों है, लेकिन ज्यादा जो होता है वो होल होता है। जैसे एन टाइप में पूछे तो इलेक्ट्रॉन लगाते हैं, जो कि दोनों होता है, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। ओके जी, चलिए 40 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, बता दो किसी परमाणु का नाभिक किससे बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। किसी परमाणु का नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, करेक्ट आंसर डी होगा आपका। चलिए 41 नंबर सवाल को देखिए आपके सामने, ये रहा, बता दो परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा, अवश्य कौन सा रहेगा, प्रोटॉन रहेगा। परमाणु के नाभिक में अवश्य रहता है प्रोटॉन, याद रखोगे आप लोग। चलिए 42 नंबर सवाल को देखते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है, सही संबंध कौन सा है, तो E बराबर फॉर्मूला होता है mc²। E बराबर mc² कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। घुमा फिरा के उल्टा के दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन लगाएंगे वही। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 43 नंबर सवाल है, क्या कह रहा है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए फिर 44 नंबर सवाल आपके सामने, ये रहा, बता दो प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए कौन आवश्यक है। प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए जो आवश्यक होता है वो तरंग सिद्धांत भी आवश्यक है और क्वांटम सिद्धांत भी आवश्यक है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। ए एंड बी बोथ हो जाएगा। ओके, चलिए 45 नंबर सवाल को देखते हैं, हमारे सामने आ चुका है। प्लांक नियतांक का ऐसा मात्रक क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट का ऐसा यूनिट आपसे पूछा गया है। पहले तो आपको पता होगा कि प्लांक कांस्टेंट होता है क्या है, तो बता दो 45 का राइट आंसर सबसे पहले कौन से बच्चे लगाओगे। देखो बच्चा पार्टी, हम लोगों ने एक फॉर्मूला को पढ़ा है कि H बराबर H क्या है, तो प्लांक नियतांक है। H बराबर E बटा में भी फॉर्मूला पढ़े हो कि नहीं, बता दो। ये E क्या है, तो अब हमको मात्रक निकालना है, तो ऊर्जा का मात्रक E क्या है, तो एनर्जी है, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और यह आवृत्ति है, तो आवृत्ति का मात्रक टाइम इनवर्स यानी कि सेकंड इनवर्स लिख सकते हो, यानी कि जूल प्रति जूल, और इसको इनवर्स वाले को ऊपर ले गए तो सेकंड हो जाएगा। जूल सेकंड हमारा क्या होता है, मात्रक होता है। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चा पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ दे कि ये प्लांक नियतांक का वीमा क्या होता है, वीमा भी निकालना मैं सिखा दे रहा हूं। पहले आपको ऊर्जा का वीमा निकालना है। ऊर्जा का वीमा क्या होता है, ml2 होता है। ml2 T इनवर्स 2 होता है, ml2 T इनवर्स 2 होता है। और ये बटा में आवृत्ति का भी वीमा निकालना है, तो अभी मैंने बताया सेकंड इनवर्स, जिसको हम लोग टाइम इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो ये इसको ऊपर ले चलो, तो ml2 होगा और T पे एक माइनस घटा दो तो T इनवर्स 1 होगा। तो देख लो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ये इसको लगा देना, बहुत इंपॉर्टेंट है वीमा निकालने के लिए। ओके जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे याद रखिएगा। अभी
मात्रक जो होगा वो जूल सेकंड होता है। सारे बच्चे ध्यान रखना, नोट्स करते चलना। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण का निर्णायक कौन सा होता है? उसकी आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 47 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, बता दो किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है वेक्टर क्वांटिटी है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी होता है। सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने ये रहा, तो बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। 48 नंबर सवाल है, परावैद्युत सामर्थ्य। लो जी बच्चा पार्टी बता दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने वहां पूछा गया था कि वायु का परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है, तो आप लोगों ने लगाया था 3 गुना 10⁻6 लगाया था कि नहीं? और इसका मात्रक भी मैंने वहां बगल में बता दिया था कि वोल्ट प्रति मीटर या फिर वोल्ट मीटर इनवर्स ऐसे होता है। तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इस मात्रक को आप लोग मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 49 नंबर सवाल देखिए, किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है। किससे अधिक होता है? 1 से। किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा 1 से अधिक होता है। राइट आंसर सी होगा। चलिए 50 नंबर सवाल को देखते हैं, हमारे सामने आ चुका है। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है? किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक जो होता है वो हमारा कौन सा होता है? फैराड होता है। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक फैराड सही है, सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। सारे बच्चे याद रखिएगा। ओके जी, चलिए आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और आज के क्लास को सारे के सारे बच्चे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन आपके फोन तक जाएगा और आप हमारे साथ जुड़ पाओगे। इसलिए सारे बच्चे सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।